गाइस, आज की वीडियो में करेंगे हम एआर प्रोसेस के ओवरव्यू के बारे में, स्टेप टू स्टेप गाइड्स के बारे में और इसकी इंपॉर्टेंस क्या रहेंगी एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग में। ठीक है, ये सारा कुछ हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो में आपको जाने से पहले मैं आपका थोड़ा सा एआर के रिगार्डिंग थोड़ा सा ओवरव्यू पहले दे दूं, ताकि स्टेप बाय स्टेप जब गाइड हम करें तब आपको इसको समझने में आसानी हो। फॉर एग्जाम्पल, एआर प्रोसेस स्टार्ट कब होता है? जब आप सबसे पहले किसी को, फॉर एग्जाम्पल किसी को सेल करी ऑन क्रेडिट, उधार पे जब भी आपने किसी को आपने गुड एंड सर्विसेज बेची, तो वो क्या हो गया? एआर प्रोसेस का हिस्सा। और उसके बाद वहां पे उसका क्या हुआ? नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ? उसका क्रेडिट अप्रूवल हुआ कि उसने जो पेमेंट देनी है वो कितने दिन में देगा, 1 महीने में, 2 महीने में या 3 महीने में। ठीक है, उसके बाद उसकी जब पेमेंट आएगी तो उसको रिकॉर्डिंग करनी है, अपनी बुक्स में एंटर करनी है और उसको इनवॉइस के साथ सेटअप करना है। ठीक है, और एट द एंड उसकी रिकंसिलेशन बना के आपने अपनी बुक्स को क्लोज कर देना है। ये एक ओवरव्यू है, पूरा एक गोल चक्कर है, यानी यहाँ से एक प्रोसेस स्टार्ट होगा, फिर यहाँ तक पहुंचेगा और एट द एंड इसमें खत्म हो जाना है और फिर नया इनवॉइस बनेगा, सेम प्रोसेस चलेगा। और फॉर एग्जांपल, ये तो था सिंपल प्रोसेस। अगर यहाँ पे एक छोटी सी भी डिस्क्रिपेंसी आ जाती है, मींस उसने पेमेंट 30 की जगह 60 दिन में दी, तो हम क्या एक्शन ले सकते हैं? और वही जो पेमेंट 100 रुपए आनी थी, 100 रुपीज आनी थी, उसकी जगह उसने 80 रुपए ट्रांसफर किए, तो उस केस में क्या एक्शन हो सकता है? ठीक है, ये सारा कंप्लीट प्रोसेस है जो एआर में कवर होता है। चलिए आप जानते हैं इसके स्टेप बाय स्टेप गाइड्स। ठीक है, सबसे पहला स्टेप होता है कि क्रेडिट अप्रूवल एंड कस्टमर ऑनबोर्डिंग। हम जब भी एआर प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे तो हमें ये नहीं सिखाया जाएगा कि आपने कस्टमर को ऑनबोर्ड भी करना है। हम सीधे कहते हैं कि सबसे पहले इनवॉइसिंग करनी है, उसके बाद उसकी क्रेडिट टर्म्स, देन पेमेंट रिसीव, रिकंसिलेशन, सेट ऑफ। ठीक है, बट नहीं, कस्टमर को ऑनबोर्डिंग करना इज द मेन स्टेप ऑफ एआर। क्योंकि फॉर एग्जांपल, मैं सबसे पहले आपको एग्जांपल दे देता हूँ। मेरा एक वेंडर है, वो बैठा हुआ है आप कह लो छत्तीसगढ़ में, उसका जीएसटी हो चुका है इनएक्टिव। ठीक है, एट द टाइम अगर आपने डायरेक्ट सेल काट दी उसको, ठीक है, तो वो सेल जब आप अपनी फाइलिंग करने जाओगे ना, अपनी जीएसटी 1 फाइलिंग करने जाओगे या ईवे बिल निकालोगे, ठीक है, वो यहाँ पे ही उसको आप उसका ईवे बिल निकाल ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, जब तक कस्टमर का जीएसटी एक्टिव नहीं होगा आप उसको ईवे बिल नहीं निकाल पाओगे। और फॉर एग्जांपल, आपने उसको सेल काट दी क्योंकि वो 50,000 से नीचे का, क्योंकि ईवे बिल की एप्लीकेबिलिटी 50,000 से कम है, उसकी 50,000 से नीचे का इनवॉइस आपने सेल काट दी। वो वेंडर है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड करके। ठीक है, एट द टाइम ऑफ जीएसटी 1 फाइलिंग, जब भी आप डाटा एक्सपोर्ट करोगे ना अपने सॉफ्टवेयर से जीएसटी पोर्टल पे, तो डाटा इनवैलिड शो कर देगा उस इनवॉइस नंबर को, उसके अलावा जिसमें ये बिल कटा होगा, क्योंकि उसका जीएसटी क्या हो चुका होगा? इनएक्टिव। तो इस केस में आपका डाटा डिफर कर सकता है, तो ये डिस्क्रिपेंसी ना आए, तो इसी के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले हम करते हैं कस्टमर को ऑनबोर्ड करते हैं। उसमें क्या करते हैं? हम कस्टमर की क्रेडिट वर्ड लिस्ट सेट करते हैं, उनके क्रेडिट लिमिट्स और उनके पेमेंट टर्म सेट करते हैं और कस्टमर से नेसेसरी डिटेल जो होती है वो लेते हैं। ठीक है, ये होता है फर्स्ट स्टेप। अब उसके बाद मैं सेकंड स्टेप पे मूव करूंगा। सेकंड स्टेप क्या होता है? एआर का इनवॉइस काटना। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी गुड्स में सेल कर रही है। पहले मैं आपको इसका स्टेप बता देता हूँ, इनवॉइस जनरेशन में हम क्या करते क्या क्या है। हम इनवॉइस को क्रिएट एक्यूरेट इनवॉइस करना है विद आइटम वाइज डिटेल। ठीक है, ये तो आइटम वाइज डिटेल आप कैसे, जब भी आपने कोई मान लो एक सेल का इनवॉइस काटा, ठीक है, तो उसमें आपने गुड्स सेल कर रहे हो, तो उसमें आपने साथ में क्या लगा देना है? पैकिंग स्लिप। ठीक है, ये तो केस हो गया गुड्स में। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर सर्विस कर रहे हो तो साथ में क्या लगाओगे? टाइम शीट, कि मैंने जो सर्विसेज दी किस बेस पे दी, क्या क्या मेरी यूटिलाइजेशन हुई, वो दी। ठीक है, ये होती है आइटमाइज डिटेल्स। उसमें आप इनवॉइस काट करने के बाद उसमें आपने देखा होगा इनवॉइस के लास्ट में ना टीएनसी लिखी होती है, कुछ टर्म एंड कंडीशन लिखी होती है। ठीक है, उसमें क्या क्या लिखा रहता है? आपके पेमेंट्स ऑप्शन। ठीक है, कि आप किस तरह पेमेंट कर रहे हैं, कहीं उन्होंने अपने स्कैन कोड लगाए हैं, कहीं आपने बैंक अकाउंट दिए होते हैं। आपकी ड्यू डेट क्या है? आपने जब भी इनवॉइस डेट के साथ इनवॉइस डेट, जब भी आप सेल इनवॉइस जनरेट करते हो उसके साथ में आता है उसकी ड्यू डेट, कि ड्यू डेट कौन सी ड्यू डेट है, किस दिन को इसका पैसा आना चाहिए, उसकी पेमेंट टर्म्स क्या है, कैसे कैसे पेमेंट्स करनी है, कि फुली पेमेंट करनी है, एडवांस पेमेंट करनी है, कंप्लीट पेमेंट करनी है। ये सारा इनवॉइस एट द टाइम ऑफ इनवॉइस जनरेशन होता है। और उसके बाद आपने इनवॉइस जनरेट कर लिया, तो ये थोड़ी है कि आप उसको थ्रू आप अब इनवॉइस जनरेट करने के बाद आप अपने जो वेंडर है उसको इनवॉइस कैसे सेंड कर सकते हो? पहले या तो ईमेल कर दीजिए, ठीक है। सेकंड, उसको हार्ड कॉपी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बिना हार्ड कॉपी पे कोई भी इनवॉइस वैलिड नहीं माना जाता एज पर इनकम टैक्स। आपको जब भी आपने उसका लेना हो तो आपका उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना ही चाहिए आपके पास, तो आप उसको क्या करोगे? कोरियर। ठीक है, ये परफेक्ट। और कोरियर की रिसीप्ट जो रहती है वो
वैलिड मानी जाती है, क्योंकि जब भी आप कोरियर किसी को भेजते हो वहां पे आता है रिसीव्ड, जब भी आप उसका पीओडी देखते हो तो वहां पे लिखा रहता है रिसीव्ड, जिसका मीन्स आपने कंफर्मेशन होती है कि आपने जो चीज, जो आपने इनवॉइस किसी को बाय मोड कोरियर भेजा तो उसको मिल चुका है। ठीक है, ये हो गया स्टेप 2। अब उसके बाद स्टेप 3 पे हम आते हैं, पेमेंट ट्रैकिंग। आपके वेंडर ने आपको पेमेंट दे दी, ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, रिकॉर्ड पेमेंट एज ए रिसीव। जब आपको पेमेंट मिले आपने उसको रिसीव कर लेना है। मैच पेमेंट टू कोरस्पॉन्डिंग इनवॉइस। ठीक है, अब ये क्यों जरूरी होता है? फॉर एग्जांपल मैं सर्विस बेस पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे एक कंपनी के साथ टाई अप है, एमओयू साइन हो चुका है कि हर मंथ मैं आपको सर्विसेज दूंगा जिसके बदले में आप मेरे को हर महीने 1 लाख रुपए दोगे। ठीक है, अब मैंने 2 इन्वॉइसेस ऑलरेडी कर चुका हूँ, अभी मैं मार्च में बैठा हूँ, ठीक है, मैं उसको मार्च का इन्वॉइस भी दे चुका हूँ और उससे पहले मैंने फरवरी का भी दे दिया। अब मेरे जो मेरा डेप्टर है, जो मेरा संडे डेप्टर है, उसने मेरे को पेमेंट करी एक, ठीक है, पेमेंट करेगा टीडीएस काट के 10% टीडीएस काटेगा, मेरे को 90,000 की पेमेंट कर देगा। ठीक है, अब मान लो मैंने उसको रिकॉर्ड में सेट कर लिया मार्च के बिल के अगेंस्ट में, फरवरी का बिल आउटस्टैंडिंग रह गया, तो ये इन दी वे ऑफ अकाउंटिंग टर्म्स ये गलत है। जो भी पेमेंट आपको आ रही है वो सबसे पहले आपके क्या नाम है, आपके ओल्डर इनवॉइस से सेट ऑफ होगी, या तो वो लिख के देगा कि ये इस इनवॉइस की है, अगर नहीं सेम इनवॉइस है सर्विस के केस में तो आप उसको ओल्डर इनवॉइस के साथ सेट ऑफ करेंगे। ठीक है, ये अकाउंटिंग के कुछ कंसेप्ट्स होते हैं। और उसके बाद एक स्टेप और है, मॉनिटर अर्ली, ऑन टाइम और लेट पेमेंट। ठीक है, जो पेमेंट टाइमली है उनको कुछ नहीं करना है, जो लेट आ रही है उनको डाटा निकालना है और अगले स्टेप में लेकर जाना है। ठीक है, आप कैसे करना है, कलेक्शन मैनेजमेंट। अब सेंड रिमाइंडर फॉर ओवरड्यू इनवॉइसेस। फॉर एग्जांपल मेरा एक वेंडर है, उसके मेरे साथ टर्म शीट साइन हो रखी है कि 30 डे में मेरे को पेमेंट करेगा। अब वो 30 दिन से ऊपर जाता है तो मैं उसको रिमाइंडर 1 भेजूंगा, रिमाइंडर 2 भेजूंगा। ठीक है, और उसके बाद उसके साथ फॉलो अप करूंगा बाय फोन, बाय ईमेल, ये सारा स्टेप करूंगा। और उसके बाद नेगोशिएट करूंगा पेमेंट प्लान, अगर जरूरत पड़ी तो कैसे कैसे वो पेमेंट करेगा, आधी करेगा, 50% करेगा, 70% करेगा, यहाँ कंप्लीटली 80% करेगा, जैसे भी है ये प्लान कलेक्शन मैनेजमेंट के अंदर आएगा। और फिफ्थ स्टेप जो रहेगा रिकंसिलेशन। रिकंसिलेशन हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मेरे को रिसीव हुई है पीडीसी, ठीक है, पीडीसी, ठीक है, पोस्ट डेटेड चेक, मैंने तो रिसीव कर लिया। अब मार्च में बैठा हूं तो मेरे को तो अप्रैल में चेक मिल गया पार्टी का। ठीक है, अब चेक आया मेरे को 4 अप्रैल को, मैंने बैंक में लगाया 4 अप्रैल को, वो क्लियर हुआ, जाते जाते 3 दिन ले लेता है। अगर अदर सेम बैंक का तो सेम डे में क्लियर हो जाएगा, अदर बैंक का तो 3 दिन ले लेगा। वो चेक क्लियर हुआ 7 अप्रैल को। ठीक है, अब मैं इसकी एंट्री किस डेट में मारूंगा, हाँ बताइए, मेरे को सोच के बताइए कि किस डे में एंट्री करोगे आप। ठीक है, एज पर बैंक स्टेटमेंट एंट्री, आप तो जब आपको चेक रिसीव हुआ एक एंट्री तो आप तब कर दोगे जब आप बीआरएस करोगे। ठीक है, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट करोगे तब आप उस एंट्री को मॉडिफाई करके या तो 7 अप्रैल कर लीजिए, एंट्री को मॉडिफाई कर लीजिए, या बीआरएस में लिख दिए चेक रिसीव डेट है 7। ठीक है, चेक क्लियर डेट रहेगी 7। ठीक है, आइडेंटिफाई एंड रिजोल्व डिस्क्रिपेंसी। इन केस आपको कुछ पेमेंट में कुछ इशू मिला है, यानी पेमेंट 100 के बजाय 80 आई है, तो आप उसको वेंडर के साथ जो आपका डेप्टर रहेगा उसके साथ फॉलो अप करके उसका इशू पता कीजिए, उसको रिजोल्व कीजिए, यही आपका काम रहेगा। एडजस्ट एंट्री टू रिफ्लेक्ट एक्यूरेट बैलेंस। फॉर एग्जांपल मेरे को 100 रुपये आया, ठीक है, मैंने 100 रुपये की सेल काट रखी थी, उसको सेल पर उसने एट द टाइम पेमेंट में मेरे को दिए 80 रुपीज, 20 रुपये बैलेंस करा है। अब ये बैलेंस मेरे को पता चला कि जब मेरी यहाँ से सेल्स हुई थी तो ये 20 रुपए के जो गुड्स थी वो टूट गई थी। ठीक है, और मैंने उसकी कोई भी एंट्री पास नहीं की। ठीक है, अब मैं इसकी एंट्री क्या पास करूंगा, गुड लॉस्ट, गुड गुड डैमेज डेबिट करके, ठीक है, क्रेडिट वेंडर को करके उसकी एंट्री नॉक ऑफ कर दूंगा मैं। ठीक है ना, यही करूंगा ना मैं, क्रेडिट अपने वेंडर को करके उसकी एंट्री नॉक ऑफ कर दूंगा मैं। ठीक है, यही करूंगा ना, गुड डैमेज डेबिट क्रेडिट कर दूंगा, ठीक है, अपनी पार्टी को, ठीक है, जो भी एबीसी लिमिटेड रहेगी मेरी, ठीक है, उसको कर दूंगा। 20 क्या हो जाएगा, उसका बैलेंस क्या हो जाएगा, जो डेबिट बैलेंस है वो क्रेडिट में आके नॉक ऑफ 0 हो जाएगा। ठीक है, अब एट द लास्ट जो इंपॉर्टेंट स्टेप है, रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ मल्टीपल रिपोर्ट्स बनती हैं आपकी एआर में। सबसे पहले एजिंग रिपोर्ट, ठीक है, किस वेंडर का पैसा कब कब आना है। हर वेंडर के साथ एमओयू अलग साइन होते हैं, कईयों की टर्म शीट जो पहले बताया मैंने 30 डे रहेगी, 60 डे रहेगी, 90 डे रहेगी। ठीक है, अब मान लो उनके पैसे आगे आने, तो आप उसकी रिपोर्टिंग कैसे करोगे। सिंपल से एजिंग रिपोर्ट, आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हो, ठीक है, बहुत इजी है, या तो आप एक्सेल से सेल डाटा निकाल के वो कर लो, या आप सिंपल सा टैली यूज करते हो, योहो यूज करते हो, वहां पे इजीली ये फाइंड आउट हो जाती है कि आपने कौन सी उसको एक्सपोर्ट करके अपने हिसाब से उसको प्रेजेंटेबल फॉर्म में ले आना है। ठीक है, एनालाइज कलेक्शन एफिशिएंसी एंड बैड डेब्ट्स। अब मान लो सारी सेल हुई है, ठीक है, इसमें से फॉर एग्जांपल अप्रैल, अभी हम बैठे हैं, ठीक है, मार्च 25 में, फॉर एग्जांपल
मैं बैठा हूँ यहाँ पे मार्च 25 में, आज डेट है मार्च 7 मार्च 2025, ठीक है। मेरी एक सेल हो रखी है अप्रैल 2025 में 100 रुपए की एक वेंडर को, जिसकी पेमेंट अभी 11 मंथ होने के हो गए बट पेमेंट नहीं आई। अब उसकी एंटी मैं क्या मारूंगी, मुझे पता वो पेमेंट रिकवर नहीं होगी, ठीक है। तो मैं उसकी एंटी क्या कर सकता हूँ, या तो उसका वेट कर लूँ कि वो पैसा आएगा आएगा आएगा। अब मुझे पता चल चुका है, 100% कंफर्म हो चुका हूँ कि वो पैसा नहीं आएगा, तो उसकी एंटी क्या करूंगा, ठीक है। बैड डेब्ट्स, अब बुक्स में तो खत्म करूंगा ना उस पैसे को, ठीक है। अगर मैं इसकी एक अप्रूवल मेल में डालूंगा अपने मैनेजर को या अपने सीएफओ को कि ये बैड डेब्ट का पैसा, ये पैसा रिकवरी नहीं है, ठीक है। अब इसको बुक्स में खत्म करूंगा, क्योंकि यार पड़ा है तो वो पड़ा है, जो रिकवरेबल नहीं है तो उसको एंटी कैसे करूंगा। बैड डेबिट अकाउंट डेबिट जो अंडर आएगा एक्सपेंसिस, क्रेडिट कर दूंगा अपने वेंडर एबीसी लिमिटेड को, ठीक है। और इस वेंडर का जो बैलेंस खड़ा है उसका बैलेंस क्या हो जाएगा, नॉट ऑफ, ठीक है। ये एंट्री होती है बैड डेब्ट्स की, जो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर मारी जाती है, ठीक है। उसके बाद हम एआर प्रोसेस को बढ़िया कैसे कर सकते हैं, कैसे एक छोटे छोटे स्टेप्स लेकर हम उसको बढ़िया इफेक्टिव, फॉर एग्जांपल कि मैं कैसे, अगर मेरे हाथ में एआर तो मैं कैसे इफेक्टिवली उसको हैंडल कर सकता हूँ। मैंने जिससे पेमेंट आनी हो, मान लो उसकी पेमेंट डेट है 10th मार्च, उसको 9th ऑफ द मार्च को एक इंटीमेशन मेल डाल दूं, सर आपका बैलेंस ओवर ड्यू हो रहा है, प्लीज इसको पे कर दीजिए। एक फॉर्मलाइज मेल बना के भेज सकता हूँ, ठीक है। जो वेंडर मेरा रेगुलर पेमेंट कर रहा है उनको मैं डायरेक्टली फॉलो अप करूँ, उनसे अकाउंट स्टेटमेंट मंगवाऊँ उनसे, इन वे ऑफ, ताकि हमारी कंपनी की गुडविल बनी रहे। और एट द एंड कैश फ्लो को कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ मैं, ठीक है ना। आपको पता है कि एआर का जो पार्ट है वो कैश फ्लो के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। कैश फ्लो में जब भी कैश फ्लो बनता ही ऑन द बेसिस ऑफ एआर है। जब तक आप पैसा दे रहे हो तो कैश फ्लो तो नेगेटिव में रहेगा। जब कैश फ्लो तभी पॉजिटिव में माना जाएगा जब आपके पास पैसा आ रहा है। पैसा आता है इनसे, एआर से। तो इसलिए एआर काफी इंपॉर्टेंट है फॉर द परस्पेक्टिव ऑफ कैश फ्लो, क्योंकि बहुत जब भी हम कैश फ्लो बनाते हैं फोरकास्टिंग में, तो एआर में ये देखा जाता है कि कितनी आउटस्टैंडिंग है जो हमारी नेक्स्ट मंथ में क्लियर हो रही है, ठीक है ना। एट दी फोरकास्टिंग टाइम में जो भी हम कैश फ्लो का लेंगे उसमें क्लियर हो रही है, ठीक है। ये थी आज की वीडियो। हम ये अकाउंट रिसीवेबल का प्रोसेस है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि आपने देखा होगा कि आप जब भी यूट्यूब के प्रोसेस को सर्च कर रहे हो तो वहां पे इंटरव्यू क्वेश्चन और आंसर पड़े। आप क्वेश्चन आंसर तभी, आप इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर तभी दे पाओगे जब आपको इसका प्रोसेस कंप्लीटली पढ़ा हो। और मेरी